यहां से स्टार्ट होता है हिस्ट्री। कहां से? प्रिमिटिव क्लास से, जिनके बारे में एविडेंस, वो पत्थर के औजार, क्योंकि पत्थर के औजार ही सबसे पुराने। इतिहास कब से? तो पत्थर के औजार मिले जब से। अब उसको थोड़ा सा और आप स्पेसिफाई कर सकते हो, प्रमाण मिले तब से, फिर थोड़ा सा और स्पेसिफाई, पत्थर के औजार मिले, क्योंकि मिले सबसे पहले पत्थर के औजार। कुछ और आगे खोजबीन चल रही है, अगर मिल जाए तो बात अलग है, बट और पुराना हो जाए और कुछ नई चीज मिल जाए और डेट उससे और पुरानी चली जाए, वो बात अलग है। बट मिले अभी तक का जो सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस है वो है पत्थर की। तो देखिए सोर्सेज दो प्रकार का, अब इसको हम हटाएं, इतना तो क्लियर हो ही होगा, है ना। सोर्सेज इतिहास के लिए चाहिए, और सोर्सेज एक्चुअली हिस्ट्री के लिए दो प्रकार से होते हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है और एक होता है लिटरेरी एविडेंस। पुरातात्विक, है ना, पुरातात्विक है और एक है साहित्यिक। भाई पुराने काल घटना के बारे में अगर कुछ जानना है तो भैया तो पढ़ के जाने बुक्स। आप कैसे जानते हैं? भाई किताबें पढ़ते हैं, वहां से जानते हैं। आपके लिए सोर्स तो बुक्स हैं। अब जिसने बुक लिखा उसने वो जानकारी कहां से ली, मुद्दा ये है। तो इसमें भी दो कैटेगरी हो जाती है। एक तो कॉपी पेस्ट वाले हैं, किसी ने लिखा फिर वो थोड़ा इधर उधर करके खुद लिख दिया, ये अंग्रेजों से चलते चले आ रहा है। और एक होता है डिपार्टमेंट रिसर्च करके चीजें, इसीलिए एनसीईआरटी को रिकमेंड किया जाता है। बाकी एनसीईआरटी कोई खास बात, एनसीईआरटी में भी जो मैटर है वो उससे अच्छे मैटर आपको अदर बुक्स में मिल जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि देखो अदर बुक्स होते हैं कॉपी पेस्ट, एनसीईआरटी एक्चुअली रिसर्च बेस पे होती है। ये जो रिसर्च करके चीजें निकलती हैं वो लिखता है। तो बस इसलिए चूंकि उसमें ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है, वो आधार यानी बेस माना जा सकता है कि इसके आधार पर ये चीजें कही गई तो पक्की बात है। किसी और ने कहा तो थोड़ा सा डाउट होता है कि हो सकता, पता नहीं। और तमाम सारे जितने डाउट्स भी हैं ना, दूसरों के द्वारा ही किए गए डाउट्स हैं। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ठीक ठाक लोग हैं। एक किसी श्रीवास्तव जी हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिस्ट्री के प्रोफेसर है। अब नहीं रहे, मतलब है प्रोफेसर नहीं है, खुद हैं कि नहीं पता नहीं, बट प्रोफेसर तो नहीं है, अभी रिटायर है। तो उनकी बुक बड़ी चलती थी, इलाहाबाद में बहुत चलती थी एंशिएंट हिस्ट्री की। मतलब एक, मतलब कोई ऐसा फैक्ट नहीं होता है जो वो डाले ना हो अपनी बुक में। मतलब अगर कहीं से कुछ पूछा गया है तो अगर किसी श्रीवास्तव की एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं है तो समझो कहीं नहीं है। मतलब ये स्थिति थी एंशिएंट के मामले में। ठीक उसी प्रकार से यदि हास्तु तद्यंत्र में अन्य हास्तु न तत्क्वचित्, अगर है तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन नहीं है तो कहीं नहीं है। ये वाली स्थिति गीता। लेकिन जनरलाइजेशन, अब चूंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड तो है नहीं, तो उन्होंने भी कुछ चीजें ऐसी चीज जिसमें तमाम क्वेश्चंस लोगों के कुछ गलत हुए, किए गए गलत। जैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन आता था संपत्ति का अधिकार महिलाओं के लिए। महिलाओं के संदर्भ में संपत्ति का अधिकार कब से, राइट टू प्रॉपर्टी फॉर द वुमेन, है ना। ये अच्छा प्रश्न है और ठीक ठाक इशू भी है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार कब मिला। संपत्ति के अधिकार से मतलब क्या? जेब में पैसा रखने का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो पैतृक संपत्ति का जो ट्रांसफर होता है कि अब जो गार्जियंस नहीं रहते तो ट्रांसफर होता है, तो किसको जाता है? तो अमूमन वो प्रॉपर्टी के मालिक उसके पुत्र होते थे, पुत्रियों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था। बेसिकली यही था। तो समस्याएं तब आती जब किसी के पुत्र ही ना हो। बहुत सारे लोग शादी ही नहीं करते थे, बहुत सारे लोग शादी करने के बाद पुत्र ना हो, पत्नी चली गई या वो चले गए, पत्नी बची हो, है ना। तो ऐसी सारी समस्या, जब सिचुएशन ऐसी आए कि जहां पर वुमेन
कंडीशन बन जाए, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार सही मामले में कहें, हालांकि अब जैसे ऐसे लोगों को थोड़ा सा और लग सकता है, आज भी नहीं है। आज कहां है? जहां आपने कंडीशन लगाई, 2005 में अमेंडमेंट हुआ है कि पुत्रों के समान पुत्रियों को भी संपत्ति का अधिकार दिया जाए। पिता की संपत्ति, पिता से संपत्ति का जो हस्तांतरण है, टीपीए, जिसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एक पूरी बुक है लॉ में, टीपीए जिसको कहा जाता है, उसमें है। तो वो संपत्ति की बात की जाती है, तो वो संपत्ति कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो पिता की संपत्ति होती है, जो उसके बाद उसके पुत्रों में हस्तांतरित। इस पर राइट किसका किसका बनता है? संपत्ति के अधिकार का मतलब ये है बस, पिता से पुत्र को संपत्ति का हस्तांतरण। तो इस पर बड़े अच्छे से, एक तो मिताक्षरा ने किया है, मिताक्षरा एक बुक है, पिता से पुत्र को संपत्ति के हस्तांतरण। मिताक्षरा के लेखक हैं क्या, ज्ञान याज्ञवल्क्य के, एक तो याज्ञवल्क्य की स्मृति है, विज्ञानेश्वर, सॉरी यस, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, वहां से मिलती है। ये टीका है, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका है, ये वहां से मिलता है। जिमोत्वाहन की एक पुस्तक है, उस पर भी मिलता है, उसका नाम भी तुरंत नहीं याद आ रहा है, जिमोत्वाहन। पिता से तो संपत्ति के अधिकार। तो अब 2005 में एक अमेंडमेंट आया, तो जिसमें अब एक लाइन जोड़ दी गई कि भाई भाई के साथ बहनें हैं, उनका क्या? तो पिता की संपत्ति में पुत्रियों का अगर बराबर का अधिकार है, तो एक भाई दो बहनें हैं तो 3 पार्ट में बटेगा, माता है तो उसमें भी जाएगा, यही दिया गया। फिर बाद में भाई पुत्रियों की शादी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी, ऐसे में तो फिर 2 प्रॉपर्टी की अधिकारिणी कैसे हो जाएंगी? भाई ससुराल गई तो वहां पर भाई गार्जियन उनके पति के पिता, तो पति के पिता के बाद की जो संपत्ति है उसके पति के नाम आएगी, और फिर उसके पति के की संपत्ति है ना रहने पर पत्नी कभी कभी बचती, उसके पुत्र बचते हैं। तो उस पूरे एक्ट में यही तो है कि उस संपत्ति का बंटवारा पुत्रों में, पुत्रियों में और पत्नी में बराबर बराबर होगा, यही आता है। यही अमेंडमेंट 2005 की का अमेंडमेंट, यही सबसे बड़ा अमेंडमेंट और सबसे बड़ा राइट यही है। फिर इस पर केस गया, वाद ये गया कि इसमें फिर एक इधर तो संपत्ति प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, भाई का बंटवारा, फिर जब ससुराल में गई तो वहां पर भी पति की संपत्ति में पति के न रहने पर वहां भी एक हिस्सा आ रहा है। तो ऐसे में 2 बार, तो वहां पर एक क्लाज लगा दिया गया, क्लाज ये लगा दिया कि अगर इस स्थिति में वो बहनों का क्या है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया जाता है कि भाई हमको अपने पिता के यहाँ की, पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उस पर हस्ताक्षर करके दे देती है, एनओसी, क्योंकि उनको पहले से पता है कि शादी करके जाएगी वहां की संपत्ति, इसका ये मतलब है। लेकिन क्लेम करें अगर, तो फिर अच्छी लड़ाई हो सकती है, वहां पर क्लेम करें तो अच्छी लड़ाई हो सकती है। भाई कोई जरूरी है कि वहां पर जब कब पति मरेंगे, कब संपत्ति आएगी, और पहुंचते ही कौन ऐसी कामना कर रहा है कि भाई प्रॉपर्टी के लिए है, 4 साल बाद सोच रहे भैया प्रॉपर्टी ठीक ठाक है तो जल्दी जाओ इधर आए अब जब तक वो जा नहीं तब तक उसके हाथ में प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत सारे कितने क्राइम्स हो रहे हैं, क्राइम्स के कितने नेचर हैं, ये सब भले हंसी मजाक की बात है, लेकिन चीजें चल रही समाज में, कितने प्रकार के ऐसे शादी विवाह ऐसे हो जाते हैं। और अरेंज में, जो अरेंज मैरिज जिसको बहुत लोग ऑथेंटिक मानते हैं, बहुत ही ठीक है, मानना भी चाहिए, सारी चीज कल्चर के अकॉर्डिंग है, उसमें तो मतलब लव तो बहुत बाद में डेवलप होता है ना, पहले तो आता है, तो पहले तो मतलब है ना, एक फिजिकल रिलेशन ही है। तो ऐसे में ये लव का, इमोशनल कोई रिलेशनशिप का कोई मतलब है नहीं। तो ऐसे में एक ही चीज है, प्रॉपर्टी, जो कनेक्ट कर रही है। कितना आए हो, कितना लेके आई, दहेज, वह जी का जो पूरा मामला है, ये सब कनेक्ट करती है। कितना ज्यादा उसको प्यार मिलेगा डिपेंड करता है डिपेंड करता है किस पर, कि कितना लेके आए। और नहीं तो आप देख ही रहे हैं समाज में बहुओं की स्थिति, जहां पर कुछ नहीं आता, अगर चलो मारपीट से बच गई क्योंकि इतने
सीआरपीसी में इतने अमेंडमेंट करके इतने लॉज बना दिए गए हैं कि चलो, है ना। लेकिन ताने सुनने पर कौन सा केस लगेगा? ताने पर तो कोई, है ना, कोई धारा तो बनी ही नहीं है, भाई ताना इन्होंने दिया है। हालांकि सम्मान के साथ जीने का अधिकार संविधान ने सबको दिया है, तो इतना कौन। लेकिन बेचारी, हम तो देखते हैं तमाम सारी ऐसी महिलाएं घुटती रहती, मतलब आधा जीवन तो उनका ऐसे कम हो जाता है, क्योंकि मेंटली वो खाना, मतलब कभी सुकून, मतलब सेटिस्फेक्शन नाम की चीज ही नहीं रहती। कोई कुछ बोल के चला जाता है, उनका जवाब वो दे नहीं पाती, बस घुटती रहती, घुटती रहती। कोई कुछ भी बोल के चला जाता, कि इतना संन्यास नहीं है अंतर इंटरनल चीजों को कैसे इग्नोर करो। कहना नहीं होता भाई, इग्नोरेंस नहीं, ये मन से होता है। चीजें, तमाम चीजें मन से होती। भाई पढ़ने का तो हम भी चाह रहे हैं बहुत पढ़े, मन उसी में लगे ना, कहीं ना मन नहीं लगता ना, वो चला जाता है इधर उधर। सारे स्टूडेंट चाहते हैं हम बहुत ब्रिलियंट रहें, पढ़े लिखे आगे जाए। कौन स्टूडेंट चाहता है कि हम बहुत अच्छा ना रहें? अगर ना चाहे तो लोग मार्क्स के लिए क्यों परेशान हो? इसलिए परेशान, मार्क्स अच्छे, क्योंकि उनको लगना चाहिए कि हाँ हम अच्छे ठीक ठाक पढ़े लिखे। तो सारे लोग चाहते, बट नहीं कर पाते, क्योंकि इस पर नियंत्रण नहीं है भाई। तो कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। भाई इग्नोर करो, कह के लोग, बड़े बड़े लोग, भाई छोड़ो इग्नोर करो। अरे नहीं होता, बात दिल पे लग जाती है। लोग कहते नहीं बात दिल पे लग गई, नहीं होता इग्नोर। कहां से होगा? नहीं होता, वास्तव में नहीं होता। तो ऐसी चीजें हैं जो, मतलब, तो ठीक है। तो कहां से हम शुरू करते, कहां पहुंच जाते हैं, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। नहीं, स्रोत तो पढ़िए, वो तो साहित्यिक स्रोत, हाँ ठीक है। तो कुल मिलाकर के दो ही प्रकार के स्रोत होते हैं। तो पढ़े लिखे होने का एक तो भाई, अब ये तो तब उपलब्ध होगा जब लोग पढ़ना लिखना सीख, कन्वर्सेशन का एक जो फॉर्मेट आएगा कि लिख लें, बोल लें, एक भाषा हो उनके पास, वो भाषा दूसरे लोग भी समझ लें, समझ सकें। तो पहले बोल के कन्वर्सेशन हो जाए वोकल, और फिर इसके बाद में लिख करके भी। तो लिखना पढ़ना नहीं, भाषा और लिपि, तब जाकर के ये कहीं संभव है। अब आप सोचो कि वो मानव जो भी मानव है ही नहीं, वो आप कल्पना नहीं कर सकते, फिर उसका इतिहास कैसे? तो उसका इतिहास पता चलेगा, उसके द्वारा जो भी चीजें यूज की गई हैं वो अगर मिल गए तो उसका अध्ययन किया जाएगा। भाई ये इससे क्या करते रहे होंगे, इससे क्या करते रहे होंगे, ये किस काम में आता है। तो इतिहास का चूंकि वर्तमान से अच्छा रिलेशन है, और बहुत सारी भौतिक जरूरतें ऐसी हैं, प्राकृतिक जरूरतें जो भौतिक रूप में होती हैं, वो तब भी थी, वो अब भी है। एक कनेक्टिविटी इतिहास यही तो देता है ना। बहुत सारी चीजें डिस्कनेक्ट नहीं होती। भूख तब भी लगती थी, भूख अब भी लगती है। खाने में तब भी लगभग चीजें वही खाते थे, बहुत कल्चर्ड नहीं खाते थे, पर ना खाने, पत्थर तो नहीं खाते थे, ईंट पत्थर नहीं खाते थे, चीजें वही खाते थे जो आज भी खाते हैं, बस थोड़ा सा आज उसका थोड़ा सा डिकोरम बढ़ गया है। डिकोरेशन, उस समय उतना डिकोरेशन नहीं था। उस समय कच्चे, जैसे कि आग की जानकारी नहीं है तो कच्चे मांस खा लेते थे। मांस तो आज भी लोग खाते हैं भाई, मांस तो आज भी लोग खाते हैं। थोड़ा सा फैशन वाला मामला हो गया है, थोड़ा सा, है ना, डिकोरम बढ़ गया उसका। कई कई नाम बना करके खाते, ये रोस्टेड है तो ये है तो ये पता नहीं क्या है, क्या क्या करके, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो कनेक्ट तब से लेकर अब तक चली आ रही है। तो तमाम जो उसको अरेंज करने के लिए जिन साधनों का जरूरत होता है वो आज भी कहीं ना कहीं से रिलेवेंस है। तो कुछ यूटिलाइजेशन जानते हैं लोग कि भाई अगर यहां से मिला है, एक कुल्हाड़ी टाइप का कुछ मिला है, बोले इससे क्या होता है, बोले इससे आज क्या होता है। इसका क्रॉस क्वेश्चन यही ना है, इससे क्या होता था। इसका क्रॉस क्वेश्चन क्या है? इसका क्रॉस क्वेश्चन है भाई आज क्या होता है। वो कोई ऐसे सवाल करेगा तो ही ना पूछेंगे भाई ये कुल्हाड़ी के बारे में तुमको नहीं पता है क्या होता है, बोले काटने काम होता है ना। ये चीज है। तो कुल्हाड़ी मिली मान लो एक्स, तो कुल्हाड़ी से क्या क्या काटा जा सकता था, फिर और चीजें क्या क्या मिली उससे रेलिवेंस करके। तो फाइनली उन्होंने, अब भाई देखो जो रिसर्च करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनके पास बहुत सारी तकनीक होती है। आप केवल उनको पढ़ते हैं, आप उतना नहीं करते, तो आश्चर्य नहीं करना है उसमें, ठीक है।
फिर वो निकालते हैं कि उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी रही होगी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही होगी, आर्थिक व्यवस्था कैसी रही होगी, धार्मिक मामले थे कि नहीं थे, है ना। तो ये जो कल्चर के फॉर्मेट हैं, ये जो 4 फॉर्मेट हैं कल्चर के, एक्चुअली वो निकालते हैं उससे, फिर वो देते, इनके बारे में जानकारी मिलती है आर्कियोलॉजिकल प्रूफ से, प्राइमेट्स के। कब तक? लिटरेरी से पहले। तो एक जो बेसिक हिस्ट्री है हमारा, जो केवल डिपेंड करता है आर्कियोलॉजिकल प्रूफ पर। तो इतिहास की वह इतिहास विच इज बेस्ड ऑन ओनली आर्कियोलॉजिकल प्रूफ और एविडेंस इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। वह इतिहास जो केवल पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन ओनली द आर्कियोलॉजिकल प्रूफ और एविडेंस इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री, प्राग इतिहास। उसी को प्री हिस्ट्री या प्राग इतिहास कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज पर, ठीक है बेटा, ध्यान इस पर चर्चा कर लेंगे। क्लियर? तो प्री हिस्ट्री, प्राग इतिहास, इसको प्री हिस्ट्री, इसी को हिंदी में प्राग इतिहास कहते हैं। सॉरी, यहां लिख दिया मैंने, लिखा तो था प्राग इतिहास या प्री हिस्ट्री, है ना। ये जो केवल इस पर बेस्ड। इसके बाद एक कालखंड तब आता है जब हमारे पास लिटरेरी एविडेंस आते तो हैं, पहली बार कुछ ऐसा मिला है, मिला आर्कियोलॉजिकली ही है, पुरातात्विक रूप में ही मिला है, तो उसमें पुरातत्व का जो है प्रभाव ज्यादा है, या पुरातत्व का ही इन्फ्लुएंस है, ऐसा आप कह सकते हो। मतलब वो कुछ मिला है जिसमें लग रहा है कुछ लिखा हुआ है, तो मिला पुरातात्विक रूप में ही है, तो पुरातत्व का ज्यादा मानेंगे, बस कुछ लिखा हुआ है। ऐसे मिट्टी के बर्तन, अन्य मृदभांड मिले, या कुछ मुहर या सील्स टाइप की मिली हैं, या कुछ प्लेट्स ऐसी मिली जिस पर कुछ ऐसे 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 डिजाइन बनी हुई है, देखने लग रहा है विद्वानों यार ये कुछ लिखा टाइप का है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट लिपि, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो किसी को मैसेज करने के लिए, कन्वे करने के लिए, कुछ बताने के लिए, मतलब ओरली वोकली नहीं, मतलब किया गया, कुछ लिख के दिया गया, वो समझ गए वो क्या करना है। शायद कुछ दूरियां ज्यादा रही होंगी तो अपने मैसेज को इसके माध्यम से किया गया, ये क्लियर हो गया, लिखा गया। तो आया हमारे पास लिटरेरी एविडेंस आ गया, तो एक प्रसन्नता आई, एक हैप्पीनेस आई, चलो ये आ गया, अब कुछ ज्यादा चीजें हमको पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली समझ में आएगा। लेकिन जब पढ़ने बैठे बोले ठीक है, आप लिखा क्या है, बोले ठीक है बट ये है क्या, तो बहुत कोशिश किया। पहली बार जो लिपि आई इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही वो चीजें प्राप्त हुई है फर्स्ट, तो पता, बहुत कोशिश किया, बट कुछ लोगों ने तो कहा, जैसा जब कोई चीज बहुत अंधकार में चली जाती है ना, जब एकदम पता नहीं चलता, तो कुछ लोग अपनी वाली बताने में चले आते, नहीं नहीं हमने पढ़ लिया, उनको पता है कि कौन सा, भाई उनको बताना वो चीज ज्यादा इजी हो जाता जब सामने वाले कुछ ना आता हो। कुछ भी बता के चले आओ, ऐसे थोड़े ना यूट्यूब सक्सेस हुआ है, आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। भाई इतना आसान है टीचर बनना, टीचर बनना बहुत कठिन काम है, टीचर की बड़ी ड्यूटी होती है, ऐसे थोड़ा गली गली, मतलब कोई कुछ भी, मतलब कोई तो क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, भाई सामने ताली दोनों हाथ से बजती है, तो इतना आसान थोड़े ना। तो कुल मिलाकर के लिपि तो बोले पढ़ा, अब उसमें कुछ लोग निकल के आए कि भाई नहीं हमने पढ़े, माना, कंसिडर किया नहीं गया, माना नहीं गया। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि हमने तमिल भाषा में इसको ट्रांसलेट किया है, उसमें से फादर हैरास वगैरह करके जो नाम आता है वो सब पढ़ेंगे तो देख लेंगे लिपियों में, बट
अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन या पहली बार जो स्क्रिप्ट मिली है उसके बारे में यही धारणा है कि वो पढ़ी नहीं जा सकी, कुड नॉट बी रेड। ठीक है, वो पढ़ी नहीं, तो स्क्रिप्ट आई तो केवल इतना तो पता चल गया यार कि पढ़े लिखे थे पढ़े लिखे थे पढ़े लिखे थे, तो ये तो क्लियर हो गया कुछ लिखा है तो पढ़े लिखे होंगे, तो वो पिरामिड क्लास से तो हटके हैं, वो तो नहीं है, जो थे वो तो नहीं है, बट क्या पढ़े लिखे थे पता नहीं चल पा रहा है, ये चीजें तो ऐसे में उसमें रखेंगे नहीं, और उस स्क्रिप्ट की कोई हेल्प मिल नहीं पा रही है। इससे ज्यादा कि लोग पढ़े लिखे थे बस इतना, इससे ज्यादा की कोई हेल्प मिल नहीं पा रही। फाइनली जो कुछ भी हमको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जो भी पढ़ना है उनके बारे में जानकारी लेनी है, वो लेना आर्कियोलॉजिकल से ही पढ़ रहा है। जो यूटिलाइज हो रहा है वो आर्कियोलॉजिकल हो रहा है, वो किसी मतलब काम का नहीं है, बस सिर्फ इतना बताने के लिए वो काम का है कि भाई लोग पढ़े लिखे थे बस, तो उसमें नहीं रख सकते, इतना डिफरेंस। तो फिर आगे, तो आगे इसी को प्रोटो हिस्ट्री कह दिया गया, यानी आद्य इतिहास। क्या कहा गया? आद्य इतिहास, दूसरा सेक्शन ये है, यानी प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास है प्रोटो हिस्ट्री। जब हमारे पास लिपि है, क्या बेटा, बट पढ़ी नहीं जा सकी, स्क्रिप्ट है ये है बट कुड नॉट बी रेड, तो फाइनली हिस्ट्री इसी पर डिपेंड है। दूसरा इतिहास आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। तीसरा जो थर्ड है वो एक्चुअली हमारे पास लिटरेरी एविडेंस भी है और पढ़ी भी जा सकी है, अवेलेबिलिटी भी है और पढ़ी भी जा सकी है। निष्कर्ष ले लिए गए, कंक्लूजन ले लिए गए, क्या लिखा है, तो जो भी लिखा है उसको पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन निकाला गया कि इससे हमको पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में जानना है तो ये निष्कर्ष कंक्लूजन निकलता है, या सोशल फॉर्मेट को जानना है, सोशल है ना कंडीशन को जानना है तो ये सोशल कंडीशन है, ये इकोनॉमिकल कंडीशन, समथिंग कल्चर के बारे में अगर जानना है तो पता चलता है, तो जानकारी दे रहा है इंफॉर्मेशन। तो जब पढ़ ली गई, उपलब्ध भी है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल का अपना जो रोल था खत्म नहीं होना है, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन में दोनों में विश्वास, क्योंकि इतिहास भाई देखो इतिहास से वर्तमान बनता है, इस पर हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत चर्चा किया है, चर्चा बहुत बड़ा हो सकता है पर उतना हम करेंगे नहीं, उतने से काम चल जाएगा जितना किया है, ये आगे आता रहेगा, कर लिया जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान इतिहास से बनता है, वर्तमान का जो निर्माण होता है हिस्ट्री के बगैर अधूरा है, ये क्वेश्चन है ना। तो ऐसे में जो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है ये तो नहीं कैसे खत्म, समस्या ये है कि इसका रोल बढ़ जाता है ना, अगर कोई चीज वर्तमान में किसी से इन्फ्लुएंस होकर के, प्रभावित होकर के, सीख के कोई प्रैक्टिकल वर्तमान में कर रहा है तो उसमें प्रमाण पक्का होना चाहिए। हवा में तीर नहीं चलाने की, भाई इनका कहे, इनका देख के, इनका सुन के हम भी करने लगे, बाद में पता चला ऐसा कुछ होता ही नहीं जो वहां से हम सीख के आए, है। तो इसलिए खत्म नहीं कर सकते आर्कियोलॉजी, तो उसमें प्रूफ क्या है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल तो लिखा किसी ने ही है, स्क्रिप्ट तो दिया किसी ने ही है। दोनों में विश्वास वाले मुद्दे पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, इसलिए वो भी है और ये भी है, खत्म नहीं किया गया। तो फाइनली आद्य इतिहास हो गया। अब आती है तीसरा जो डिवीजन में है वो है एक्चुअल हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है कि हमारे पास लिटरेरी एविडेंस है, पढ़ भी लिए गए, उनसे कंक्लूजन ले लिए गए, लिख लिया गया, बट उसी को बहुत बिलीव किया नहीं गया। बोले देखो इससे रिलेटेड आर्कियोलॉजी में क्या है। अब आर्कियोलॉजिकल तो वो प्रूफ होते हैं जो उस समय के होते हैं, तो खोजबीन के निकाले गए होते हैं, खुदाई करके, ये करके, वो करके, जो भी सामान मिला वो सामान उस समय का था जिसको यूज किया उन्होंने, तो उसमें ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है भाई, क्योंकि उस समय की स्थिति, क्योंकि उस समय का एज इट इज जो कंडीशन है उसी को लिखना। एक्चुअल हिस्ट्री तो वही है, जो है उसको वैसे लिख लो, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए, वो एक्चुअल हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में यथार्थता होना बहुत जरूरी है। तो यथार्थ हिस्ट्री की बात करें, एक्चुअल हिस्ट्री की बात करें हम,
तो वो एक्चुअल हिस्ट्री है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से जो मिलती है ना, उतना रेलेवेंस लिटरेरी एविडेंस दे नहीं पाते हैं, उतना रेलेवेंस नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं डाउट करते हैं, क्योंकि डाउट वाली बात है, नो डाउट, क्योंकि यही वो कारण है ना। इसका बड़ा इफेक्ट, साइड इफेक्ट भी, अंग्रेजों ने इतिहास सबसे पहले दिया है भारत को, लेकिन उसका मतलब भारत को पे बहुत करना पड़ा है इसके लिए, उन पर विश्वास करके, या अपने खुद ना पढ़े लिखे होने का बहुत पे करना पड़ा है। और आज भी पे कर रहा है इंडिया। आज की जो सामाजिक जाल है, जिस जाल में जकड़ा हुआ है भारत ना, जातिवाद का जो जाल है, अपर लोअर, ये मनुस्मृति को लोग जला रहे हैं, तो कोई उसको जला रहा है, तो कोई रामचरितमानस को गाली दे रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई इन पर आरोप कर रहा है, कोई, ये उनका किया हुआ, क्योंकि ग्रंथों ने कुछ नहीं किया, ग्रंथों ने सामाजिक ग्रंथियां दी हैं उन व्याख्याकारों के द्वारा, उन व्याख्याकारों ने उसको उस प्रकार से प्रस्तुत किया है, रिप्रेजेंट किया है। ये कौन सा इतिहास है तुम्हारा यार, तुम्हारे साथ तो बड़ा बुरा होता था, महिलाओं के बारे में पूरा लिखा, तो महिला को बुलाए, महिला सुना रहे हैं, मनुस्मृति बुलाए, पढ़ा रहे, सुनो, ज्ञान दे रहे हैं। फिर उसको अरे यार बड़ा, तो महिलाओं के साथ तो बड़ी दिक्कत होती थी यार, बड़ा शोषण, महिलाओं, मुंडन संस्कार करा दिया जाए। अच्छा लिखा है भाई, उसमें मनुस्मृति में लिखा है, हम मना थोड़े ना कर रहे हैं, विधवाओं का मुंडन संस्कार करा दिया जाए, ऐसा लिखा है, पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, तो है उसमें, मैं सपोर्ट करने नहीं बैठा हूं उसका, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका, चलो जो हो गया सो हो गया, मान लो होता ही था, ठीक है, आगे की जनरेशन को या आगे चीजें इंप्रूवमेंट को, बट उसमें थॉट भी होते थे, क्योंकि धर्म ग्रंथ जितने आए हैं ना, उसकी जो व्याख्याकार हैं, उसको हम लेते कैसे हैं, किस फॉर्मेट में लेते हैं, चीजें सीधे सीधे नहीं होती हैं। उस समय महिलाओं की जो दशा थी, विवाह की जो स्थिति थी, विवाह के बाद उनकी जो कंडीशन होती थी, विवाह में पति की मृत्यु के बाद क्या कंडीशन होती थी, संपत्ति का अधिकार था नहीं, बहुत सारी चीजें थी। तो ये मुंडन संस्कार वाली बात क्या है, ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दिया गया भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भाई सुनने पे तो गुस्सा आती है, भाई इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया, तो कहीं ना कहीं से आप सेंस में भी जाएं, जो 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 मैसेज करता है विधवाओं का मुंड, स्त्रियों में बाल की स्थिति आए, तो हमको लगता है क्या है, बाद में भी ये आभूषण का ही एक फॉर्मेट है, स्त्रियों में बाल का मेन आभूषण है, सजना धजना, और ये तभी संभव है जब उसका विवाह हो, उसके, क्योंकि यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग उसके करेक्टर को असैसिनेट किया जाता है, कल्चर के अकॉर्डिंग करेक्टर असैसिनेट होता है, नो डाउट। भारत के कल्चर के अकॉर्डिंग महिलाओं का जो करेक्टर असैसिनेट होता है, उसमें पति के बिना या पति नहीं है, विवाह के पहले या विवाह के बाद पति के बिना जो आभूषण, साज सज्जा, डेकोरेशन है ना, उसकी वैल्यू नहीं मानी गई है, उसको मना किया गया है, ये अच्छा नहीं माना जाता समाज के लिए, ये कल्चर के अकॉर्डिंग है। कल्चर ही गलत हो तो बात अलग है, न माना जाए अपना कल्चर तो बात, बहुत सारे लोग नहीं मानते, भारत के तमाम लोग भारत की संस्कृति की बुराई करते, मेरा उस पर कोई वो नहीं है, संस्कृति ही गलत ना माने वो बात अलग है, बट संस्कृति ऐसी कहती है कि भाई यहां पर एक विवाह वैलिड है, यहां वैलेंटाइन डे की कोई वैल्यू नहीं, वैलेंटाइन डे की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहां कई विवाह नहीं होते हैं। भाई ये प्रेम दिवस को मनाए जिसको हर दूसरे बस प्रेम दिवस बदल देना हो, यहां तो एक बार करो, एक जन्म चले गया, 7 जन्म वाला कॉन्सेप्ट है यार, पता नहीं, एक बार विवाह कर लो, मनाते रहो, डेली वैलेंटाइन डे मनाओ, यहाँ एक दिन मनाने की क्या जरूरत है डेली मनाओ, हो सके तो अगले जन्म मनाओ कि 7 जन्मों तक वैलिड कर दिया उन्होंने सीधे सीधे, है ना। तो उनके कल्चर के हिसाब से हो सही, हमारे कल्चर में नहीं है, यहां पति के बगैर आभूषण और साज सज्जा माना नहीं गया, कंसीडर नहीं किया गया। तो इसके बाद फिर मनु ने सीधे कह दिया, फिर मुंडन संस्कार उन्होंने मतलब एक कोट दिया, करा देना, इसका मतलब नहीं बाल छिला के टहलो, इसका मतलब साज सज्जा आभूषण। तो ये बताने, अब लगातार अगर कोई एक्सप्रेस करे, जैसे मैंने कहा, ये अब ये हम बोल सकते हैं कि आप अगर अच्छे से लिख पाओ तो लिखो, भ्रमित करने लगे आपको तो आप नहीं लिख सकते, नहीं तो फिर उतने बड़ इफेक्ट कर जाएगा ये।
अगर आप समझा नहीं पा रहे हो चीजों को लिखने में, ये दिमाग में डाले रहो। मैं सीधे कहता हूं, अगर आप समझा नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ना, सीधे सीधे फैक्ट लिखा दिया, लिख दिया आंसर में, तो वो उतना नेगेटिव इंपैक्ट भी कर लेगा, तुरंत कर जाएगा, साइड इफेक्टेड भी, अगर नहीं समझा पा रहे हो चीजों को। ये जिम्मेदारी उनकी थी जिन्होंने पहली बार स्मृतियों को, वेद को, पुराण को निकाला, पढ़ा, लिखा, ट्रांसलेट किया, लोगों के सामने प्रस्तुत किया। भारतीयों को क्या है, यहां साधन संसाधन बहुत थे, भारत एक अमीर देश है, था, है, मैं कहूंगा साधन संसाधन डिस्ट्रीब्यूशन, तो भारत को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऐसे थोड़े ना कोई कहेगा। अब भारत के पास साधन संसाधन बहुत थे, रिसोर्सेज बहुत थे। तो यहां भाई देखो, जहां पर साधन संसाधन संपत्तियां हैं, वहां लोग मेहनत नहीं करते हैं भाई, ये गलत बात है, मेहनत नहीं करते। ये हर जगह की चीज है, भारत का ये दुर्भाग्य रहा है। मध्य एशिया में चले जाओ, कुछ है ही नहीं उस समय। आप मिडिल पीरियड में जाओ, मिडिल एशिया, पेट्रोल नीचे, फर्टिलिटी जीरो, पेट्रोल पड़ा है, घोड़े से चलना है, पेट्रोल पे भी चलेगा घोड़ा, पिला के चलाओ घोड़े को, बहुत मारेगा वो। फिर यूटिलाइजेशन क्या है उस पेट्रोल का, घास तक उगनी नहीं है वहां, तो मतलब पानी तक नहीं है। आज आप मिडिल एशिया को देखो, क्योंकि उनके पास हर जगह संघर्ष था, इसलिए आज वहां पर बैठे हैं। आप यूरोप चले जाओ, वहां पर वो एनवायरमेंट नहीं है जो भारत का था, वहां पर बड़ी जटिल परिस्थितियां थी, वहां भी फर्टिलिटी और बर्फ ही बर्फ है, पूरा ढका हुआ, ठंडा ही ठंडा है, भौगोलिक कंडीशन उतनी मतलब सुटेबल नहीं थी प्रोडक्टिविटी के लिए। उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया, शुरू से ही संघर्षशील, करना, जीना है तो करना पड़ेगा। उनकी टेक्नोलॉजी, उनका विज्ञान है। और यहां खाने को मिल रहा है तो यहां फिर ऐसो आराम की चीजें डेवलप हुई। यहाँ पर हस्तकला, शिल्प कला, ये कला, डेकोरेशन वाली सजावट वाली चीजें, ये सब यहाँ पर चित्रकला आप पढ़ते हैं, है ना, यहाँ पर पोएट्री पढ़ते हैं, यहाँ पर गजलें आप पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के नृत्य पढ़ते हैं कल्चर में, क्योंकि यहाँ पर अब भाई खाने की कमी है नहीं, राजा को दिन भर 24 घंटा सोएगा नहीं, तो थोड़ा सा है ना, फिर तमाम कॉन्सेप्ट आए, ये नाच, ये गाना, ये राग, वो राग, दुनियादारी, सारी चीजें हैं, है ना। लड़ने की जरूरत नहीं, जब बाहर से आक्रमण हुआ, बोले क्यों आया, बोले पता करो, बोले कुछ नहीं, लूटने आया है, उसके पास है नहीं खाने को, बोले वही से ले जाकर दे दो। अब संघर्ष करोगे तब ना आगे बढ़ोगे, है, कब तक देते रहोगे। मतलब ये मैं कैसे ही बता रहा हूं, इसके पीछे वो प्रमाण नहीं, मतलब समझने के लिए। तो ये स्थिति, तो भारत विज्ञान में उतना आगे नहीं है भाई, ये आज भी भारत विकासशील देश है, इसके पीछे संपत्ति, भारत एक अमीर, यहां पर काम करने की उतनी उत्सुकता, वो माहौल ही नहीं, वो ज्योग्राफी सपोर्ट नहीं करती थी, सुटेबल ज्योग्राफी ही सपोर्ट नहीं, जाने दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोटोहिस्ट्री ये हो गई, तो हम प्राइमेटिव वर्ग में तो नहीं रखेंगे, तो आद्य इतिहास, आद्य शब्द प्रोटो इसलिए कहा जाता है कि बढ़ते हुए क्रम में, प्रोग्रेसिव फॉर्मेट, इसलिए इसको एक इतिहास। हिस्ट्री में आ गया तो हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल जो प्रमाण है उससे कंपैरिजन किया गया, देखो साहित्यिक यानी लिटरेरी एविडेंस ने जो कंक्लूजन दिए हैं उससे मैच कितना कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट विश्वास तो नहीं है। क्योंकि मैं छेड़ा में अंग्रेजों वाला कॉन्सेप्ट इसी यहीं पर निकल के आया था, है ना, कि उन्होंने गलत तरीके से व्याख्या करी, और उसका कारण यह था क्योंकि भारतीय लोगों का सपोर्ट उनको चाहिए था, तो यहाँ के कल्चर को, यहाँ के शासन व्यवस्था को उनको इन्हीं की नजरों में गिराना था। फिर अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों ने ये जो मैंने प्राचीन, मध्य और आधुनिक यानी एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न 3 डिवीजन है, ये डिवीजन ब्रिटिशर्स का, ये यूरोप का इतिहास का विभाजन है, सबसे पहले किया गया, जो कल्चर चेंज के आधार पर है। उन्हीं यूरोपियों ने सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री का जेम्स मिल ने किया था, तो उन्होंने ऐसे नहीं किया था, उन्होंने जानते कैसे किया था, उन्होंने हिंदू काल, एंशिएंट नहीं कहा, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, और जब उनका नंबर आया तो अंग्रेज पीरियड नहीं कहा, मॉडर्न पीरियड का, उसको आधुनिक काल का। मतलब चलो कोई बात नहीं, अभी तक जो हुआ, जितना दुख आपने झेला, कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं, अच्छे ही करेंगे, ये क्या है, तो इसलिए उन्होंने आधुनिक नाम दिया, मॉडर्न। चलो तो अब मॉडर्निटी आएगी क्योंकि हम हैं, अब अच्छा होगा आपके साथ, ये बताने की कोशिश किया उन्होंने।
तो बाद में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने उनका खंडन किया, उनको अपोज किया, और फिर जाकर के तो यहाँ तो इतिहास बाद में राष्ट्रवादी इतिहासकारों को भी अवेयरनेस तब आई जब उन्होंने कुछ लिख के दे दिया, तब कहा अच्छा इसका बेइज्जती कर गया, बोले अपोज करो, तब लिखा, उसके पहले नहीं लिखा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से मतलब क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए था। सपोर्ट, भाई सत्ता पा लेना और सत्ता पर बने रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो उनको लगा यार जो माहौल यहां चला, सत्ता तो हम पा लेंगे, अंग्रेजों को लग गया, लेकिन बने कब तक रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो कब तक रहेंगे? जब तक जनता चाहेगी, क्योंकि सत्ता चाहे राजे, चाहे मोनोक्रेसी हो, ऑलिगोक्रेसी हो या डेमोक्रेसी हो, जनता चाहेगी तभी तक वो बनी रहेगी। अगर जनता एकजुट करके विरोध करेगी तो तलवार के बल पर भी सत्ता बनाई नहीं रखी जा सकती। तो उनको बताना ही था कि आपकी चीजें गलत है, अब हम आगे अच्छा करेंगे, मतलब हमको सपोर्ट करो। तो सपोर्ट के लिए उन्होंने ये सब किया, तो तमाम सारे तोड़ मरोड़ की चीजें प्रस्तुत की। तो कहने का मतलब उतना विश्वसनीय नहीं है, इसलिए आर्कियोलॉजिकल उठाओ क्या कहता है, तो उससे निष्कर्ष लिए गए, दोनों को मैच करा गया। तो अब एक्चुअल हिस्ट्री में वो चीजें हैं जो निष्कर्ष होते, कंक्लूजन, जो आर्कियोलॉजिकल से लिए गए कंक्लूजन है, जितना कंक्लूजन लिटरेरी एविडेंस के कंक्लूजन से मैच कर रहा है, उसको निकाल लिया गया और वो एक्चुअल हिस्ट्री हो गया, उसको सही माना गया। तो व्हाट इज द एक्चुअल हिस्ट्री? एक्चुअल हिस्ट्री है जो साहित्यिक स्रोत से लिए गए जो निष्कर्ष हैं, ठीक है, जितनी मात्रा में आर्कियोलॉजिकल स्रोत से लिए गए निष्कर्ष से मैच करते हैं, सुमेलित होते हैं, उतनी मात्रा का जो इतिहास है, तथ्यात्मक अध्ययन है, फैक्चुअल नॉलेज है, स्टडी है, वो एक्चुअल हिस्ट्री है, वास्तविक इतिहास है। ठीक है, तो वो वास्तविक इतिहास है। ठीक है, तो सोर्सेस के आधार पर हिस्ट्री 3 पार्ट में है। ठीक, इसमें जो दोनों क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ और लिटरेरी प्रूफ की बात की, लिटरेरी उत्तर, अब एक क्वेश्चन आता तो है इधर से, क्या कि दोनों में सबसे ज्यादा विश्वसनीय कौन है? तो विश्वसनीय तो दोनों को मिला के जब अध्ययन किया जाता है, सुमेलित करके, तो ज्यादा विश्वसनीय है। लेकिन एकदम से कोई पीछे पड़ जाए, नहीं फिर भी होता, नहीं कुछ क्वेश्चन है फिर भी दोनों में कौन, तो देखो एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे, अगर बहुत एग्जैक्ट चाहिए, क्योंकि उसमें आपने भी वस्तु लिया है, जो चीज वहां पर मिला है आपने सर्च किया है, लेकिन उसके बारे में जो लिखा है आपने तब भी अपने ही कयास से लिखा है, आपने अपने अपने अनुभव से लिखा है, अपने गेस से लिखा है ना। तो उसको प्रमाणित कैसे किया जाए? तो दोनों चीज, जब किसी चीज को कई लोग कहने लग जाए तो उसको ज्यादा सत्य मान लेना चाहिए यहां पर, इसलिए दोनों, उसमें भी आर्कियोलॉजिकल ज्यादा ठीक है पुरातात्विक, क्योंकि जिस तरह ये क्या कहते हैं लिटरेरी एविडेंस है, क्योंकि जिस तरीके से लिटरेरी एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ की गई है ना, वो भारतीय इतिहास की बात नहीं है, पूरे हिस्ट्री की। क्योंकि हिस्ट्री में जो हिस्ट्री राइटर्स है वो 3 फॉर्मेट में है बेसिकली। एक साम्राज्यवादी इतिहासकार है, इंपीरियलिस्टिक अप्रोच जो रखते हैं, जिनका मानना है जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करता है, जैसे ब्रिटेन ने भारत पर आए व्यापार करने पर धीरे धीरे करके कब्जा कर गई, इसको अच्छा कौन कौन मानता है? बहुत सारे लोग मानते हैं। तो ये साम्राज्यवादी अप्रोच है, जीत कर राज्य बनाना, कहीं ना कहीं से यूनिफिकेशन के लिए जरूरी होता है। चलिए वो कई चीजें हैं, कई डायमेंशंस निकलते हैं, तो धीरे धीरे उस पर स्टडी किया जाएगा, है ना। कुछ लोग जो अपने ही राष्ट्र को, अपनी कमियों को भी अच्छा माने, राष्ट्रवादी, थोड़ा सेंट्रलाइज, जैसे हम राष्ट्र के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जिसको सुधार करने की जरूरत है, अमेंडमेंट करने की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन फिर भी उसको कल्चर के नाम पर, देश के नाम पर एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में एक प्रथा थी, सती प्रथा, बहुत सारी चीजें थी, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, बहुत सारी चीजें थी। आज के समय में मिले तो बहुत सारी चीजें ऐसे मिल जाएगी। तो अगर हम अंधे बन करके सपोर्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम राष्ट्रवादी हैं, तो ऐसे में फिर थोड़ा सा है ना, कमी है।
तो कहने मतलब अपने ही कल्चर या अपने इतिहास को, अपने राष्ट्र को समर्पित जो इतिहास लिखा गया, जो दूसरे कल्चर की अच्छाइयों को भी बुराई बता के किनारे कर देना, अपनी बुराइयों को भी अच्छाई मान करके एक्सेप्ट कर लेना, ये राष्ट्र, ये कमी, मतलब मैं दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से राष्ट्रवादी इतिहास लिखा है थोड़ा सा। एक हिस्ट्री लिखी है मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण रखने वाले, मार्क्स ने थोड़ा सा इकोनॉमिक अप्रोच से लिखा है, आर्थिक दृष्टिकोण से। उन्होंने समाज का बंटवारा किसी प्रकार की जातिवादी, उन्होंने समाज का बंटवारा या किसी भी देश के इतिहास के बारे में मार्क्स ने देखा, तो उनकी जो स्थिति और उनकी जो वैल्यू और वैल्यूएशन जो उसने करी है इकोनॉमिक आधार पर, उसने बांटा भी है। उसने से हम समाज में धर्म के आधार पर जब पढ़ते तो बांटते ना, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरह कर्म वगैरह का आधार पर, उसने आर्थिक आधार पर बांट रखा है। आदिम है ना, एकदम पुरातन लोग आदिम, जहां पर कोई उपलब्धि नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है ना। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाए, क्या कहते हैं, आदिम युग, फिर मानव युग, इस तरीके से। और क्या कहते हैं, हाँ समाज नहीं, समाजवाद तो उसका एक दूसरा फॉर्मेट है, साम्यवाद, हाँ साम्यवाद है, उसी का फॉर्मेट है। समाजवाद तो थोड़ा सा उसका दूसरा है, उसी से निकल के आया, निकल के तो उसी से आया है। तो हाँ, साम्यवाद पूरा आर्थिक है, समाजवाद थोड़ा धर्म से जोड़ करके है, ठीक है। तो एकदम जैसे इस प्रकार से कहा जाए, एकदम से गरीब पिछड़ा, अति गरीब अति पिछड़ा, पिछड़ा, इस प्रकार से ना ये आर्थिक बंटवारा है। ये मार्क्स ने इसी दृष्टिकोण से देखा। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से लोगों की वैल्यूएशन वो करता है, लोगों को इस धरती पर केवल उनकी वैल्यूएशन करता है, लोग कितने प्रोडक्टिव हैं, प्रोडक्टिविटी क्या है, क्या वैल्यूएशन है, बस इसी दृष्टिकोण से देखता, आर्थिक चश्मा लगा के वो देखता है। तो ये प्रॉपर 3 श्रेणी है हिस्ट्री राइटर की। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं ना एक ही पीरियड को, कोई अशोक को महान बताएगा तो कोई अशोक को उसके पतन का जिम्मेदार, उसकी नीतियों को बेकार बताएगा, है ना। कोई उसकी उपलब्धियों को बहुत आगे बताएगा, कोई उसकी उपलब्धियों को जीरो बताएगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब 4 किताब उठा कर पढ़ो, 4 लोगों के अप्रोच को आप पढ़ते हो तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, यार किसको माने, हम क्या करें, हम तो रिसर्च करने जाएंगे नहीं। ये प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा ये है ना, ये प्रॉब्लमेटिक। एक वर्ग और आया हिस्ट्री राइटिंग में, सबाल्टर्न श्रेणी उसको कहा जाता है। एक साम्राज्यवादी इंपरलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, एक नेशनलिस्ट अप्रोच है और एक मार्क्सिस्ट अप्रोच है। एक है सबाल्टर्न, ये जानते हो कौन लोग हैं, ये किसी भी वर्ग से नहीं, इनका मानना है कि भाई मुझको जो लगा, एज आई थिंक, एज आई फील, एज आई सीम, ठीक है, जो मुझे लगा कि ये अशोक सही है या गलत है या जो भी है, मैंने लिखा, इसमें आपको मुझे गाली देने कोई जरूरत नहीं है, आपका मन करे मानो, ना मन करे ना मानो, गाली नहीं देना। ये श्रेणी वाले हैं, बोले आपको गुस्सा नहीं करना है, आप पढ़ो ना पढ़ो, मुझको लगा मैंने लिख दिया, आपकी मर्जी पढ़ो, आपकी मर्जी ना पढ़ो, आप फोर्स नहीं है इसको एक्सेप्ट करने की। ये सबाल्टर्न वाले हैं। तो एक कैटेगरी एल वासम की जो अद्भुत भारत है ना, इसको द वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत, द वंडर दैट वाज इंडिया अंग्रेजी में है, उसका हिंदी वर्जन है अद्भुत भारत, ये इसी श्रेणी की है। तो एल वासम ने लिखा, ये सबाल्टर्न श्रेणी के, तो सबाल्टर्न श्रेणी के भी एक इतिहासकार है, हिस्टोरियंस है। कहते मैंने लिख दिया, ये मेरा मानना है, आप फोर्स नहीं है, मन करे पढ़ो, मन करे ना पढ़ो। जैसे बहुत लोग डिबेट वगैरह देखते हैं, वे ये मेरी विचारधारा है, आप लोग कोई देखो मानो न मानो, लेकिन ऐसा मैं सोचता हूं, मैं तो सोचने के लिए स्वतंत्र हूं। भाई टेलीविजन के मंच पर बैठ के आप बोल रहे हो, फिर करो मैं स्वतंत्र हूं, बोली क्यों रहे हो, लोगों को आहत करो, जिनको अच्छा नहीं लग रहा वो बेचारे दुखी हो रहे हैं नहीं हो रहे है। तो ये चीज समझ में आएगा। तो कुल मिलाकर के इसमें सबसे जो प्रमाणिक तुलनात्मक कंपैरेटिवली आप सोचेंगे तो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है ज्यादा ऑथेंटिक है देन लिटरेरी एविडेंस। इसके और भी पॉइंट्स आउट किए जा सकते हैं, क्योंकि इतिहास में तथ्यों की जो जानकारी है, फैक्चुअल जो जानकारी, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं इस पर, 2-3 मिनट इतना कर लिए तो क्यों छोड़ के आगे बढ़े, है ना। जो फैक्चुअल वो बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर फैक्ट
फैक्ट एकदम सही है, जो तथ्य आप निकल के लेके आए हैं वो फैक्ट है, तो फिर जो निष्कर्ष लिया जाता है, जो आपने निष्कर्ष दिया है, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है और एथेंटिक हो जाता है। ठीक है, तो फैक्चुअल जानकारी के बारे में अगर कहा जाए तो दोनों में से अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए लिटरेरी इसमें, तो अब जैसे साहित्यिक स्रोत है, इसकी कमियां क्या क्या है, नेगेटिविटी क्या है। पहली चीज तो यह कि इतिहास है, इतिहास में क्रमबद्धता यानी एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, क्योंकि इससे हमको पढ़ना है कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो इसके बाद एकदम सीक्वेंस में रहेगा, तो चेंजेस हम पकड़ लेंगे, फिर चेंजेस के कारण पकड़ लेंगे, क्यों चेंजेस, फिर पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं या नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं। पॉजिटिव हो रहे हैं तो आगे बढ़ाएंगे, नेगेटिव हो रहे हैं तो ऐसे चेंजेस को रोकने का प्रयास करेंगे, मतलब इसका हम टेक्नोलॉजी के रूप में हिस्ट्री का उपयोग कर लेंगे। ऐसी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, ये इसका विज्ञानत्व तो है भाई। तो क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, चेंजेस पढ़ने हैं हमको, और कॉन्टिन्यूटी भी पढ़नी है। तो परिवर्तन और निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी, कौन सी ऐसी चीज है जो शुरू से लेके अब तक बदल नहीं रही है, क्यों नहीं बदल रही है, तो वो एक बेस, वो प्लेटफॉर्म हो गया, उस प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री डेवलप होगी, उसके आधार पर हिस्ट्री को निकाल के लेके जाया जाएगा। तो परिवर्तन और निरंतरता हम तभी निकाल पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जब एक क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी कैसे पता चलेगा, डेट्स। अगर आपके पास डेट्स नहीं है, फिर वही चीज आ गई जिसकी लोग आलोचना करते हैं कि भाई बहुत सारी तिथियां हैं, डेट्स हैं, लौट के आना वहीं पड़ा। तो डेट्स अगर आपके पास इतिहास में नहीं है तो आप क्रोनोलॉजी कैसे बनाएंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो डेट्स बहुत फैक्ट होनी चाहिए हिस्ट्री में, अगर डेट्स नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। अब चूंकि भारत का इतिहास है, अब भारत के इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भारत के बारे में अगर सोचे तो भारत के साहित्यिक स्रोतों में जो सबसे प्राचीनतम स्रोत है ना, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण है, ऐसी चीजें है। ये प्राचीनतम स्रोत है, और ये है क्या, ये इतिहास की पुस्तकें हैं। मिल ने कहा ये ज्ञान के स्रोत हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इनके बारे में क्या थिंक किया, क्या सोचा, ये ज्ञान के स्रोत हैं, इतिहास की पुस्तकें नहीं। इसमें तिथियों का अभाव, सही बात है, तिथियों का अभाव है, लेकिन ज्ञान के स्रोत हैं, इस पर तो मैं नहीं मतलब समर्थन कर सकता। केवल ज्ञान के स्रोत नहीं है, उससे बहुत बड़ा इतिहास मिलता है। हाँ, तिथियां नहीं है, डेट्स नहीं है, थोड़ा सा ये लैक है, कमी है इसकी, तो एक कमी रहती है। तो तिथियों का अभाव, प्राचीन इतिहास में जाएंगे तो तिथियों का अभाव मिलता है साहित्यिक स्रोतों में, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो, है ना। फिर एक ही मैटर पर विभिन्न अप्रोचेस, हिस्ट्री राइटिंग में, साहित्यिक में कई अप्रोच से, जैसा कि मैंने अभी भी डिस्कस किया, कोई साम्राज्य, तो एक ही इशू को, एक ही मुद्दे को लोगों ने कई तरीके से एक्सप्रेस किया। पढ़ने वाला कंफ्यूज हो रहा है यार, क्या माने और क्या ना माने, अशोक को अच्छा लिखें कि बुरा लिखें, अब वो कंफ्यूज में आ गया। तो थोड़ा सा है ना, यहां से प्रॉब्लम होती है इसकी। फिर साहित्यिक स्रोतों में एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि काव्यगत विशेषताएं या साहित्यिक विशेषताओं के साथ, जैसे कि उसमें रस, छंद, अलंकार इत्यादि का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है ना। तो कभी कभी चीजें कहते कुछ है और लिखा कुछ जाता, समझना कुछ पड़ता है, तो उसमें अतिशयोक्ति ज्यादा, मतलब हाइपरबोलिक बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे आप राजपूतों के इतिहास में अगर जाओ, मध्यकाल में, इधर प्री मेडवल में जाओ, तो इतना ज्यादा उसमें आलखंड वगैरह लिखा गया, उसमें जगनिक ने आलखंड लिखा है, पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, पृथ्वीराज विजय लिखा है ना, कई पुस्तकें हैं। हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है। हाँ, तो ऐसे में जो चीजें लिखी गई है ना, थोड़ा सा नहीं डाइजेस्ट होती, कि आधे नदी में पानी बहे कि आधे में बहे खून के धार, आल्हा। अब भाई ठीक है, कविता आपने लिख दिया, इतनी राजपूतों की वीरता, राजपूत नो डाउट बहादुर होते थे, बट इतनी लड़ाई लड़ते थे कि इतनी लड़ाइयां होती थी कि नदी में जो पानी पूरा बह रहा होता, आधे नदी में खून बह रहा होता, आधे में पानी, इतना नहीं बहता यार,
खोज करने के लिए। हाँ, क्योंकि वो राजाओं को अब वो दान उनको मिलता था, राजा भोज वगैरह। हाँ, राजा भोज वगैरह तो एक श्लोक पर एक स्वर्ण मुद्राएं, एक मतलब 1,000 स्वर्ण मुद्रा प्रोवाइड कर देते थे। बहुत 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 ज्यादा। भोज वगैरह के बारे में पढ़ो तो मतलब लगता है यार ये क्या है, मतलब ये वो एक श्लोक लिखते थे, 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में लेता था, तो लोग जाके सब कविताएं लिखते थे। मतलब उसकी मृत्यु पर क्या कहे, विद्या और क्या धारा निराधारा हो गई, ऐसा कुछ लिखा किसी ने। धारा निराधारा हो गई और अ, विद्या और विद्वान दोनों दोनों से धारा निराधारा हो गई, मतलब इस तरीके से वो जब मृत्यु हुआ। क्योंकि भोज की मृत्यु का मतलब हुआ कि अब लोग श्लोक लिखेंगे क्यों, क्योंकि उतना दान देगा कौन, तो विद्वान नहीं रह जाएंगे, और फिर धारा नगरी जो राजधानी थी, ये सब इस तरीके से किसी ने बड़ा अच्छा उस पर किया है। तो फिर थोड़ा सा हाइपरबोलिक लगता है ना, तो ऑथेंटिक कैसे माना जाए। नायिका उसने ना श्रृंगार रस पे लिख दिया, तो उसमें अब वो नायिका का उसने लिखा कि दांत बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं, उसने लिखा। तो वो कवि ने लिखा कि दांत कितने सुंदर है, तो उसने अपने कविता भाव में लिखा कि जैसे भादों की अमावस्या की रात काली हो, चारों तरफ से काले बादल घिर रहे हो, और बीच बीच में बिजली चमक रही हो ट्रक के साथ। तो ये अचानक पूरा घना अंधेरा, फिर बिजली चमकती है बहुत तेज, पूरा लाइट ही लाइट हो जाता है। बोले ये क्या है, बोले ये वही है, जैसे ये नायिका के दांत उतने अच्छे हैं, जैसे बीच में जब वो मुस्कुराती है तो ऐसे उसके दांत, भाई इतना किसका दांत चमकता है यार, इतना तो नहीं चमकता भाई, ये ज्यादा ही बिहारी तो ये ज्यादा नहीं हो गया कुछ, तो अतिशयोक्त हो जाता। तो हकीकत थोड़ा सा अच्छा, इतिहास को चाहिए रियल, वास्तविक, नहीं तो हिस्ट्री डिस्टर्ब होगी। तो थोड़ा सा है ना, इसलिए भी बहुत सारी चीजें, तो सबके अप्रोच अलग अलग है, तो इसलिए थोड़ा कई डिस्टर्बेंस है, इसलिए उतना भी। क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों में क्या है, वो वही के है, उस समय से रेलिवेंस है, वो वस्तु के फॉर्मेट, उसमें आप चाह कर भी बदल नहीं सकते। एक प्रॉब्लम और है, साहित्यिक स्रोतों में री एडिशन आया करता है, नए एडिशन आया है ना, हर दूसरे साल न्यू एडिशन आते रहते हैं, बदल जाता है इतिहास। तो जब जैसे नए एडिशन आते हैं तो उसका क्या होता है, रिकम्पोज जैसे होता है, कोई ना कोई तथ्य लोग छेड़खानी कर देते हैं, नई चीज डाल देते हैं, कुछ पुरानी हटा देते हैं। अब अब आप सोचो कि इतनी पुरानी जो पुस्तकें हैं, महाभारत है या रामायण है, जो भी, अगर उसकी ऑथेंटिसिटी ना बनाई रखी जाए, रीएडिशंस पर विश्वास करके लोग रीएडिशंस करते रहे, तो रामायण की हो चाहे महाभारत हो, चाहे जो भी पुराने ग्रंथ हो, चाहे कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो, अगर उसको सुरक्षित ना रखा तो जिस प्रकार से चेंज करते हैं रीएडिशंस में, वो एक एक लाइन रोज हटाते, तो इतनी लाइन आज की डेट में हो जाती है, पूरी की पूरी नई किताब हो जाती है, पुराना गायब है। तो जो ऐतिहासिक चीज है, जो इतिहास जो वास्तविक रूप से, वो तो खत्म हो जाती ना, बदल जाती है। आप तो सुधार करके दे रहे हो, भाई क्यों सुधार कर रहे हो, हमको वही चाहिए, वो बुरा है तब भी वही चाहिए, अच्छा है तब भी वही चाहिए। कौटिल्य के क्या विचार है राजनीति के संबंध में, हमको वो चाहिए, आप सुधार नहीं करना, उसमें कौटिल्य नहीं बनना है, रिफॉर्म मत करो। लोग कर देते हैं, अपनी वाली डाल देते हैं, अंग्रेजों ने ज्यादा किया है। तो रीएडिशंस पर जो चेंज आ जाते हैं, उससे उसके वास्तविकता से थोड़ा दूर कर देते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है जिसके कारण साहित्यिक स्रोतों पर विश्वास उतना नहीं कर सकते। पुरातात्विक में क्या है, पुरातात्विक में अगर अभिलेख वगैरह मिला, पत्थर पे खोद खोद के लिखेंगे, उसमें बहुत छेड़खानी नहीं कर सकते ना आप, उसका रीएडिशन नहीं आना, एक बार जो लिख गया काम खत्म। अशोक ने जो अभिलेख जारी किए हैं, अभी तक के सबसे ऑथेंटिक पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख माने जाते हैं, आज तक के इतिहास में सबसे ऑथेंटिक। तो एक बार जो लिख दिया उन्होंने, वो फिर है ना, कोई चेंज नहीं हो सकता उसमें, तो वास्तविक है, उस समय के हैं, रेलिवेंट हैं, तो इतिहास को जो चाहिए है, इसलिए पुरातात्विक स्रोत ज्यादा है। इस पर आप एक लेख लिख लीजिएगा बढ़िया से, दोनों का तुलनात्मक स्टडी या साहित्य जो हमने बताया है, तो लिख लाइएगा तो थोड़ा चेक किया जाएगा बढ़िया से, है ना, एक कंपेरेटिव स्टडी ऑफ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ एथेंटिसिटी। ठीक है,
इस पर एक हाँ क्वेश्चन है, इसको लिख लाएगा 200-250 शब्दों में, जरा देखा जाएगा, है ना, अलग पेज में लिखिएगा, यही नहीं चेक कर, हम लेके जाके चेक करेंगे, है ना। हाँ थोड़ा सा, तो इसमें जितने फैक्ट हम लोग बताए हैं वो फैक्ट तो प्री के हो गए, प्री वाले जितने आए गए वो मैंने बताता मैं रहा हूं कि हाँ ये आए, बट मेंस के क्वेश्चंस थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना स्टार्ट करना है, एंशिएंट वगैरह तो पढ़ेंगे, एंशिएंट में भी क्या स्टार्ट करना है, प्राग इतिहास। प्राग इतिहास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहला जो इतिहास है इसका एग्जाम्पल जो है वो है पाषाण काल, जिसको कहते हैं स्टोन एज, इसी को कहते हैं पाषाण काल या स्टोन एज। क्लियर, ये टॉपिक उठाते हैं और इसके मुद्दे पहले इश्यूज, किन इश्यूज पर हम लोग चर्चा, लाइन पहले ट्रैक कर ले, जिस ट्रैक पर चर्चा करने, चर्चा एक टॉपिक पर बहुत दिन होती रहेगी, खत्म ही नहीं होगा। तो वो मैं कर दूं, फिर चलिए एक डायग्राम हमको देना था पूरे एंशिएंट में क्या क्या पढ़ना है, मैं आज ही वही दे देता हूं। है टाइम यार खत्म, 11 बज गए, अभी बचा है 8 मिनट, क्या हो रहा है। कोई नहीं, हम तो पहले तो प्रागैतिहास हेडिंग डालेंगे और कुछ पॉइंट्स को हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं, ठीक है, जिसके दायरे में हम लोगों को पढ़ना है। तो प्रागैतिहास में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहला पॉइंट है प्रागैतिहास का उद्विकास। क्या पढ़ेंगे, प्रागैतिहास का उद्विकास। एवोल्यूशन ऑफ प्रीहिस्ट्री। प्रागैतिहास का उद्विकास, एवोल्यूशन ऑफ द प्रीहिस्ट्री, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन है, सीधे सीधे मैंने जो कोशिश की है क्वेश्चन को ही सीधे सीधे लाया जाए, वो सीक्वेंस में केवल बनाया गया उसको। प्रागैतिहास के अच्छा विकास इसलिए नहीं कहा जा रहा है, कभी अगर कोई जनरलाइजेशन करे विकास लिख दे तो उसकी गलती मान के उसको माफ कर देना, पर उत्तर यही लिखना है, क्योंकि लोग जनरलाइजेशन कर देते हैं कभी कभी, तो यार परीक्षा वाले कर देते हैं भाई, हमने देखा है कई बार, तो उसको उन्हें क्षमा कर देना है, क्योंकि हम इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते उनका, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है, बट लिखना वही है, होना चाहिए एक्चुअल में विकास, यानी कि होना एक्चुअल में ही चाहिए, क्योंकि प्रागैतिहास का स्टेप बाय स्टेप उद्विकास, ये करोड़ों वर्षों का इतिहास, इतना आसान नहीं जो आज हम झट से कह देते ना कि मानो पहले बानर था फिर आज ऐसे हुआ, ऐसे लग रहा भी कल बानर था आज ऐसे हो गया। ऐसा नहीं है उद्विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, वो बात अलग है, कुछ लोग मेंटली अभी भी वही हैं, हरकतें जानवर वाली ही करते रहते हैं, तो उसमें गलती फिजिकल इवोल्यूशन की नहीं है, कल्चरल इवोल्यूशन की है, थोड़ा सा, है ना। हाँ होता है, क्योंकि मानव और जानवरों में इतना अंतर है, कितना बुद्धि सबके पास है भाई, जानवरों के पास भी बुद्धि माइंड है और मनुष्यों के पास इंटेलिजेंस, जिसको हम विवेक कहते हैं, वो उनके साथ नहीं है। अच्छा और बुरा करने का जो मतलब होता है ना, एक इंटेंसिटी या कैपेसिटी, वो उनके पास नहीं है, वो अप्रोच नहीं है, वो केवल मानव के, इसलिए संस्कृति मानव के साथ है, उनके साथ नहीं। तो तमाम लोग जो वैसी हरकतें करते हैं, तो आप मानो हाथ पैर शरीर से आप समझ लो, बट मान के वही चलो वही हैं ये, क्योंकि इनके पास इंटेलिजेंस नहीं है। नहीं, इसमें बुरा भी नहीं है कुछ, क्योंकि तमाम लोग ऐसे ही काम करते हैं इसमें दूसरे का नुकसान ही नुकसान होता है। भाई गाड़ी सड़क पे निकल जाओ वाहन लेकर के, बाइक में, आपको अपना अच्छा चलाओ केवल इतने पर्याप्त नहीं सुरक्षित रहने के लिए, दूसरे के बुरे व्यवहार से बचना भी अगर आपको आता है तब आप सुरक्षित घर पहुंचेंगे। ये नहीं भाई आप एक्सक्यूज देते रहे, एक्सक्यूज की भाई हम तो बाएं से चल रहे थे, हमारी स्पीड इतनी ही थी, हमारी कोई, आप कहते रहो टांग तो टूट गई, आप चिल्लाते रहो टांग तो गई एक,
तो आपको साइड मिरर भी लगाना है कि पीछे भी देख के चलना है, आगे पीछे दोनों देखो कि पीछे कैसे आ रहा है, क्योंकि उसकी गलती से भी आपको अपनी गलती से बचना, उसकी भी गलती से बचना है। चलिए, तो प्रागैतिहास का उद्विकास यानी इवोल्यूशन पढ़ने, उद्विकास पर चर्चा कीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या व्याख्या कीजिए संक्षिप्त ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, यही सब आएगा, टिप्पणी नहीं आएगा। उद्विकास पर टिप्पणी, क्योंकि टिप्पणी होती है आलोचनात्मक, कमेंट, है ना, वो नहीं आएगा। किस पर क्या क्वेश्चन है, इस पर या तो व्याख्या आएगा या तो चर्चा आएगा, डिस्कस, ठीक है, या फिर प्रकाश डालिए, एनलाइटेंड, प्रकाश डालिए, ये 3 से ज्यादा इसका नेचर नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये सीधे सीधे लिखना है, इसके बहुत नेगेटिव अप्रोच इसमें नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना नहीं, ये डेवलप कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ा, वो भी प्राग इतिहास ओनली, प्रीहिस्ट्री, जो कालखंड में भी मैंने बांटा नहीं। तो पहले पॉइंट्स कर लें, तो एक तो सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, मैंने सीक्वेंस किया, और कुछ क्वेश्चंस आए भी हैं, कुछ बनाए भी हैं, बट इतने क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया तो इससे बाहर नहीं आने हैं। मुख्य परीक्षा में स्पेशली मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं, प्री में एक आध क्वेश्चन हट भी सकते हैं, क्योंकि उनका यार पता नहीं कहां कहां से उठा के कुछ रख देते, कुछ क्वेश्चन 2-4 ऐसे रख देता प्री वाला कि वो पता आने के बाद ही पता चलता कि ये भी था दुनिया में, कुछ होते हैं ऐसे। तो बट मेंस की तो जिम्मेदारी हो सकती है, मेंस की प्री हिस्ट्री में। दूसरा है प्रागैतिहासिक काल के 3 युगों, मैंने तो साइड में प्रागैतिहासिक काल के 3 युग इस शॉर्ट में कर दिया। प्रश्न यह है कि प्रागैतिहासिक काल को 3 युगों में विभाजित करते हुए उसका विश्लेषण कीजिए, कि 3 युग में है ही है वो पूरा, है ना, विश्लेषण करना है, विश्लेषित अध्ययन, उसमें विश्लेषण है ही है, ठीक है। विश्लेषण समझ रहे हैं अंग्रेजी में क्या होता है, एनालिसिस, एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है। तो एनालिसिस करना, 3 युगों को एनालिटिकल अप्रोच में डिस्कस करना, डिस्कस ऑन द बेस ऑफ एनालिटिकल अप्रोच, ये ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा जो पॉइंट है, थोड़ा सा ये पूरे कालखंड से है, पूरे कल्चर से रिलेटेड है उनके। फिर तीसरा है प्रागैतिहासिक काल में मानवों का उद्विकास, अंग्रेजी वाले भी लिख ले रहे हैं ना, मैं बोल के नहीं लिख पा रहे, अंग्रेजी किसका किसका है, 2 ही है, लिख ले रहे ना, मैं बोल दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से कोई आए तो पूछ लेना उसको। हाँ, प्रागैतिहासिक काल में मानव का उद्विकास, मानव का कुल उठाए, कल्चर को निकल, मानव का मतलब इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंटली मानव यानी जो ह्यूमन पर्सनालिटी, उसमें उद्विकास की बात, विकास एवं आरंभिक वस्तुओं का बसाव, उद्विकास एवं आरंभिक बस्तियों का बसाव, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बेसिक रूरलशिप और टाउनशिप, है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बेसिक रूरलशिप और टाउनशिप, ये क्वेश्चन आ चुका है मुख्य परीक्षा में, लेकिन इतना ही आया है, मैंने फैला के उतना कर दिया है कि अगर बल उधर जाना चाहे तो वो भी चला जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन तो एक ही होता है, वो कल उसका नेचर ही चेंज होता है, आंसर एक ही होता है, नेचर चेंज होता है, क्योंकि इतिहास जो है वही है, बार बार उसमें क्या होगा, और भी प्रागैतिहास का इतिहास है, उसमें जितना रिसर्च हो गया, कुछ एक आध पॉइंट जुड़ता है, नई रिसर्च आते आते 10 साल में एक आध चीजें नहीं आती हैं, बाकी चीजें कल्चर वही रहती हैं, तो उसमें कुछ नया आना होता है तो कुल क्वेश्चन के नेचर में चेंज करता है, आंसर वही रहता है, तो मैंने केवल फैला दिया है थोड़ा सा,
कि अगर इस प्रकार से पूछना चाहे तो इस प्रकार से पूछे तो भी आंसर वही रहता है, इस प्रकार से आ ही चुका है। ठीक है, ये अथवा कृषि का विकास, अथवा, ये तीन चीजें हैं, सब तीन का आंसर से अथवा कृषि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, तीन चीजें हो गई ना। यही वो है फॉर्मेट जो आरंभिक बस्तियों के बसाव के लिए भी जिम्मेदार कारक है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, और यही वो चीज है जो उनका इंडिपेंडेंटली उद्विकास है मानव का, यही दिख रहा है कि उनका इंडिपेंडेंट क्या डेवलपमेंट हुआ, तो इंडिपेंडेंट वो खेती करने तक लग गए भाई, स्टेप स्टेप बाय स्टेप। वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, अभी पढ़ा नहीं, बिकॉज तो पॉइंट आउट किया है क्या स्टेप है, पूरा लिखना पड़ेगा। तीन क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसको फैला किया, तो इस एक आंसर पर थोड़ा सा डिटेल्स में कर लेंगे, तो उस पर तीन, उसी आंसर पर तीन नेचर के क्वेश्चंस बेस्ड हैं, ए भी सबका आंसर वही रहेगा। कृषि का उद्विकास डायरेक्टली ये है, ये मानव का इंडिपेंडेंट उद्विकास है, एवोल्यूशन है, ये चीज है, इस पर चर्चा कर ली जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट है प्रागैतिहास में, फोर्थ है प्रागैतिहास में विज्ञान और तकनीक की स्थिति, विज्ञान और तकनीक की स्थिति। अब चूंकि उतना है नहीं विज्ञान, लेकिन चलो जो भी है थोड़ा बहुत नाम तो किया जाएगा, है ना। तकनीक किसी, ये सीधे सीधे क्वेश्चंस है, बट इसको थोड़ा सा और हल्के में कर दिया जाए और थोड़ा आंसर फॉर्मेट में भी ले आ जाए तो हो सकता है। अथवा औजारों के निर्माण की तकनीकी एवं उसकी प्रगति, यही है विज्ञान, है ना। स्थिति अथवा औजारों के निर्माण की तकनीक एवं उसकी प्रगति, एवं उसकी प्रगति। ठीक है, प्रगति, प्रगति को अंग्रेजी में क्या लिखे हो भाई, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। ठीक है, हो गया। पांचवा है, ये ऊपर वाला लिख लिया है ना, पांचवा है प्रागैतिहासिक चित्रकला। ये नया क्वेश्चन है, पहले नहीं बनता था लेकिन अब बनने लगा है ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उस पर इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया लोगों ने। प्रागैतिहास की चित्रकला, पेंटिंग लिखेंगे इसको, पेंटिंग या ड्राइंग, हाँ पेंटिंग कर दो, कुछ कलर है, कुछ कलर बेसिक कलर्स मिले भी हैं, पेंटिंग। प्रागैतिहास की चित्रकला, तो चित्रकला पर थोड़ा सा है, कुछ दीवार वगैरह जहां बैठते थे खोदते रहते थे, यहाँ के वैज्ञानिकों को लगा यार कुछ चित्र बनाए हैं। अब ठीक है लगा, तो क्या करना है आपको, पढ़ना ही है। अब बंदर टाइप का लोग है, बैठ के दीवार वहां पे कुछ ना कुछ इधर उधर किया करता है, वो कौन सा चित्र बना रहा है भाई, वो तो अभी भी पैक कर दो तो, है ना,
वो कुछ ना कुछ जब तक सोएगा या तो जगेगा तो इधर उधर खटपट कुछ ना कुछ बिगाड़ेगा ही लेकिन नहीं, कुछ किया गया है, क्योंकि वो शुद्ध इसीलिए कहते हैं ना कि वो जानवर है लेकिन मनुष्य बाद में बना, तो कुछ मनुष्यता जो थोड़ी बहुत है, क्योंकि जो बनाया है वो वही रिवोल्यूशन में काम आएगा। यहाँ पर ये देख तो कहां तक सोच उनकी कहां तक जा रही, उनकी थिंकिंग कहां तक जा रही, क्या सोच रहे हैं, जो कुछ किया है। एक तो सीधे सीधे खोदना यानी बिगाड़ना, एक होता कुछ डिजाइन करके करना, कुछ टारगेट है, कुछ उसमें एम है, कुछ सोच रहे हैं, कोई सोच है उसमें, तो कहां तक सोच रहे हैं। तो इससे पता चलता ना कि ये जो मनुष्य के फॉर्मेट में आए हैं, पहले बानर थे, तो वो खास बात क्या रही है, वो खास बात यहाँ पर वो यहां से पता चलता है, दीवारों पर उत्कीर्णता से। तो ये सब कई अप्रोचेज हैं जिसके अप्रोच में हमको पढ़ना है कि क्या बनाए हैं, क्यों बनाए। ये नहीं बनाना है कि उसमें एक 12 सिंघा बना दिए, फिर एक आदमी क्या पत्थर लेके पीछे से बनाए हैं तो मार रहा है, बस यही बनाएंगे और क्या बनाएंगे वो, क्योंकि जो करेंगे वही ना बनाएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि इसमें कौन बहुत बड़ा, इसमें बहुत बड़ा सा चित्र नहीं है, ये बहुत बड़ा संदेश दे रहा है, ये मेंटल कैपेसिटी का संदेश दे रहा है कि जब आप कहोगे कि ये आखिर, जब प्रश्न ये आता है कि यार ये बानर टाइप का लोग ये कैसे होमोसेपियंस और क्रोमैग्नन जैसे आधुनिक मानव में कन्वर्ट हो गया, मुद्दा जब इस पर क्वेश्चन आता है, ये कैसे हो गया। वो बाकी तो चलो ठीक है, धीरे धीरे करके कृषि तक आगे करने लगे, वो ठीक है। ये व्यक्तिगत रूप से 4 पैरों से 2 पैरों, आज वाले 4 पैरों चारे पड़े रह रहे हैं, 2 पैरों पर आ नहीं रहे, वो क्यों नहीं आ रहे। तो ये जो क्वेश्चन जब निकल के आता है तब इसके आंसर में ये आता है कि भाई ये एक्चुअली सब दिमागी खेल है, बौद्धिक खेल है, मानसिक स्थिति का ये है ना टर्न है, टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये कुछ इवोल्यूशनरी फैक्टर है इसमें, था शुरू से, कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि इसने जब बनाया तो ये सोच कि जो व्यवसाय कर रहा, जो प्रोफेशन कर रहा था, उस प्रोफेशन को इसने अंकित भी किया, जो कर रहा था वो बताया। तो कहीं ना कहीं से करने को जो हम व्यक्तिगत व्यवहार में करते हैं, कहीं ना कहीं से उसका चित्रण करने में या किसी दूसरे फॉर्मेट में भी उसको व्यक्त करने के लिए जानकारी, एक दूसरे फॉर्म व्यक्त करने की एक क्षमता बता रहा है। कहने मतलब इसमें क्षमताएं असीम हैं, अगर क्षमताएं हैं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। मनुष्य में तो क्षमताएं हैं, मनुष्य में सारी क्षमताएं यही है, दिमाग है। तो वो कौन था वैज्ञानिक का नाम बताइए, हमको नाम नहीं याद रहा, जो पूरा पूरा हाथ पैर से एकदम पूरा सा पैरालाइज्ड, स्टीवन हॉकिंस, जो उनका कभी कभी देखा गया ना कि वो राष्ट्रपति से भी ज्यादा कभी हवाई जहाज वगैरह से उतरते थे, तो राष्ट्रपति क्या हैसियत होगी यार, पूरा 1 किलोमीटर दायरे में पूरा ब्लैक कमांडोज घेरे रहते थे उतरा, वो केवल उसका दिमाग चलता था, तो कुछ नहीं चलता। तो हाड़ मांस का बना ऐसा भी मानो जिसका हाड़ मांस किसी काम का नहीं है। तो वही तो आईआईटी वाला बाबा कहता है, तो बोला ये शरीर में कुछ है थोड़े ना यार, जो है वो बनाए रखा जा सकता है। उसने कई चीजें बताई यार, उसने कहा जो है वो बनाए रखा। बोले शिव कौन है, बोले जो कुछ नहीं है वही शिव है, जो जीरो आ गया वो शिव है, वही जो घूमते 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 नहीं 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 मानते मानते फिर वहीं आगे आप खड़े हो गए, जो जीरो का फॉर्मेट है। बोले ये क्या है कि जहां हम एकदम नहीं मानते थे भगवान कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं, विज्ञान सब कुछ, अचानक यार सब कुछ वही है, फिर वही आगे खड़े हो गई, उसके अलावा कुछ नहीं है। बोले वो कौन है, बोले वो शिव है। मैंने कहा ये लोग जो और सन्यासी है ना, फिर उसको पागल ही कहेंगे कि उनको कुछ पता नहीं है, फिर वो पागल कहेंगे कि वास्तव में उसके पास नॉलेज है, वास्तव में उसके पास दर्शन है। उनके कहां बस के समझ में आएगा जो बैठ के वहां पर ज्ञान दे, कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, कुछ हैं ऐसे बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग जो राजनीति कर रहे हैं, शंकराचार्य बन के टहल रहे, अरे आओ फिर चुनाव उनाव लड़ाया, तुमको इतनी शौक है बात करने की, तो वहां पीला वस्त्र पहन के लोगों को क्यों ठग रहे हो, एक बड़ी आस्था लोगों की होती है, आप छलावा मत कीजिए। क्या लेना देना तुमको, ऑफर मिला ना मिला, सन्यासियों को किसी चीज की इच्छा नहीं होती है, बहुत सारी चीज जाने दीजिए। तो ये सब रेलिवेंट चीजें हैं, कहीं ना कहीं हर एक चीज जैसे नहीं निकल के चली आती हम बोलने लगते हैं, ये सब चीज ये कहीं एक दूसरे से रिलेवेंट ऐसे क्रमशः जाते जाओगे, एकदम चौतरफा फैला हुआ है, फैल के ही पढ़ना, इसके तो इंटेंट बेस्ड पढ़ाई कहते हैं। जहां पर ना समझ वहां पर क्रॉस क्वेश्चन बना लिया कीजिए, कोशिश यही कीजिए। पूरी बात ना समझ में कोई बात नहीं, शुरुआत में नहीं समझ में आती बेटा,
शुरुआत में कोई भी चीज करोगे खराब ही होगी, लेकिन धीरे धीरे करते रहोगे तो अच्छी हो जाएगी। करते ही अच्छी हो जाए शुरुआत से ही, ये संभव नहीं है। बच्चा जब खड़ा होकर चलना सीखता है तो पहली बार कई बार घुटने फोड़ता है, वो बहुत चोट करता है। अगर वो चोट से बचा रह जाए, उसके माँ बाप अगर उसको बहुत प्यार करने, चोट से बचाने के पीछे लग जाए, कहीं से ना लगे। भाई साहब, अगर 3 साल में बच्चा खड़ा हो जाए, 10 साल में खड़ा हो पाएगा वो। 5 साल 6 साल उसको पीछे कर देंगे उसको। जितने लोग इस मेंटल एबिलिटी में अभी अपनी उम्र से बहुत पीछे है ना आईक्यू सिस्टम में, उसके कारण उनके माँ बाप का दिया हुआ बस वही फर्जी का दुलार है, जो असत्य है, केवल इसी कारण से और कोई कारण नहीं है। तो पांचवा ये है चित्रकला। चित्रकला का बड़ा अप्रोच है देखने में, तो पढ़ा जाएगा तो थोड़ा सा उधर देखा जाएगा। छठा भी है, हाँ है, प्रागैतिहास का भारत में भौगोलिक विस्तार। चूंकि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए तो ये लास्ट में रखा है। प्रागैतिहास का भारत में भौगोलिक विस्तार, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ द प्री हिस्ट्री इन इंडिया। हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स, अब इसके कुछ फैक्ट्स बीच बीच में आते रहेंगे, जो फैक्ट बेस है वो प्री के हो जाएंगे उसी में। क्वेश्चंस जितने आए 10-12 साल में मैं बताते चलूंगा, कौन किस साल में ये नहीं बता पाऊंगा, इतना नहीं याद है किस ईयर में, बट क्वेश्चंस उतनी परीक्षाएं हम लोगों ने दी हैं, उतने पेपर्स देखे हैं, तो कहीं ना कहीं जब चीजें सामने वैसे नहीं याद आती, जब गुजरती हैं आंख के सामने तो पकड़ लेता है कि ये किसी क्वेश्चन के फॉर्मूले देखा है। तो मैं क्वेश्चंस आपको पिछले 10 सालों का रिपीट रिलेटिव कराता जाऊंगा। प्री के, मेंस के इतने से ज्यादा नहीं बनेगा, अधिकतम मैंने बना दिया, वैसे भी 3-4 ज्यादा बनते हैं, आता एक ही है। अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई इतना नहीं है, लेकिन चूंकि सिलेबस है तो पढ़ना तो है ही है भाई। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज की सेवा ही समाप्त की जाएगी, और कल से हम लोग इसी मुद्दे को उठाते हैं। थोड़ा सा एक फॉर्मेट एंसेंट कर ले लेंगे, प्रागैतिहास और ये वो थोड़ा सा एक कनेक्ट करके फिर इसी को पढ़ के कोशिश ये करेंगे प्रागैतिहास कल पढ़ लें एक टॉपिक से, ट्राई यही करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग जो लिखने को दिया जाए थोड़ा सा लिखिएगा, उसमें कोशिश करते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। तो आज की सेवा ही समाप्त है। और ये कनिका जी, आप चलिए, हमको तो सुन ही रही होंगी, ये आपका जो ये क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकिएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज, हाँ ठीक है, आपकी भी सोच सही है, किसी दिन इस पर हम स्पेशल चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और ठीक है, समझ में कोई चीज ना आए तो क्वेश्चन फॉर्मेट में जरूर आप लोग पूछिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन रहता है, क्वेश्चन पूछने के लिए आप स्वतंत्र, बस क्वेश्चन रेलिवेंट रहना चाहिए, घर की समस्या नहीं पूछ सकते यहाँ। हाँ नहीं, सही है, तो ठीक है, आज इतना ही।